तो जहां अपोजिशन ने तो तबले जंग बजा ही दिया है और 23 मार्च को यानी 28 मार्च को अगर तरीक़ तो आ रही है, मौलाना ने कॉल दी है, दीगर पार्टियों को भी बुलाया है। दूसरी तरफ कप्तान हर रोज़ एक जलसे से खिताब कर रहे होते हैं और उनके खिताब में ऐसा लगता है कि वो जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है कोई, जिसको फाइनल को जीतने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और बहरहाल एक अहम बात यह है कि अब पीटीआई की हुकूमत, पूरी हुकूमत इस पे लग गई है कि किस तरह इसको रोका जाए। इत्तेहादियों को संभालना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि बलूचिस्तान में जो बाप थी या बनाई गई थी उसके अरकान जिन 5 हैं, फिर एमक्यूएम जो हमेशा इत्तेहादी की हैसियत से अपनी वफादारियाँ कभी इधर कभी उधर करती रहती है, उसके भी कोई 7 एमएनए की बड़ी अहमियत बढ़ गई है। हाँ, काफ़ी लीग जो है उसकी सबसे ज़रा सूरत हाल ये है कि कभी हाँ और कभी ना, लेकिन 5 या यूँ 17 एमएनएज़ जो हैं वो मैजिक जिसे वोट कहें उन पर इन्हिसार है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम ये बात है, और मैं शेयर करूँगा, जो हमारे मेहमान हैं मोहतरम नैयर बुखारी साहब, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस, पीपल्स पार्टी के से वाबस्तगी कभी नहीं छुटी, इसीलिए चेयरमैन सेनेट के ओहदे जलीला पे पहुँचे। और वो ये कि जो एक तो बुखारी साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस वक्त मैंने कहा कि एक महाजराई बल्कि एक सियासी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मार्च 77 में पीरियड आ गया। जैसे अगर आपको याद हो नवंबर 89 में जब मोहतरमा के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था। फिर बाद में जब आपकी हुकूमत जा रही थी लगारी साहब के हाथों, फिर नवाज शरीफ की रुखसती, फिर मुशर्रफ साहब की आमद, फिर मुशर्रफ साहब की रुखसती, फिर एक पूरा आपका एक अहद मेरे सामने आ रहा है और बड़ी इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बराह रास्त सवाल करूँ कि जरदारी साहब ने जो आज अपने अरकान को ख़त लिखा है और उनको भी 63A के तहत ये बताया है कि वो वफादार रहे, तो क्या उनको कोई उनकी वफादारी पे शक था? क्या ये ख़त लिखना ज़रूरी था जिसका नैयर बुखारी साहब? शुक्रिया बरेलवी साहब। नहीं, आपको ये ज़रा जहन में रखें कि एक याद दहानी के तौर पे कि ये प्रोविज़न भी हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिफेक्शन कभी नहीं हुई। एक ज़माने में डिफेक्शन हुई जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार पे था, और फिर जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टोर किया, बल्कि कुछ प्रोविजंस रेस्टोर नहीं की, और उसमें से ये प्रोविजन रेस्टोर नहीं की थी, उन्होंने पैट्रियट बनानी थी, इसलिए उन्होंने, आपको रिकॉल कर रहे होंगे कि उन्होंने ये प्रोविजन रेस्टोर नहीं की थी। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि डिफेक्शन नहीं कभी हुई, और ना ही हमें कोई ये बात हमारे जहन में है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स डिफेक्शन करेंगे। वो अपनी कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ हमारे साथ पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। बुखारी मुझे एक खैर वो तो एक ज़रा दिलचस्प वाक़या, एक बेगम कुलसूफ सैफुल्लाह होती थी, आपको याद होगा सैफुल्लाह फैमिली की। तो जब नवंबर 89 में तहरीक एतमाद आई तो मियाँ साहब ने अपने तमाम अरकान को मरी के एक होटल में जमा रखा। बेगम साहिबा, आपको इल्म में बड़ी तरहदार खातून थी, कुलसूम सैफुल्लाह साहिबा, उनसे कहा बेगम साहिबा, और हाथ में कहते हैं जी उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि छड़ी भी दी कि ज़रा निगरानी रखिएगा इस तमाम, कोई रात को निकले वेकले नहीं अगले दिन बोला थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये निगरानी बड़ी खूबी से निभाई। तो आप लोगों की तवज्जो तो इत्तेहादियों पर और पीटीआई पर है। मैं ये जिक्र कर रहा था, आपने तो अपनी पार्टी को बता दिया कि इन पर भी नज़र है कि ये सब बंदे साथ हैं। देखिए जी, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला नहीं, ये मुश्तरका अपोजिशन का फ़ैसला है, नो कॉन्फिडेंस का। और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मौजूदा अपोजिशन में, उनकी लीडरशिप की आयद रोज़ाना कंसल्टेशन होती है, वो आपस में मुशावरत करते हैं, और इसीलिए ये फ़ैसला हुआ। और 8 तारीख को रिक्वेजिशन भी डाली गई इजलास के लिए और नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया। तो इस पर हमें इतमाद इसलिए भी है कि
पीएम की स्लॉट के लिए हम तो कैंडिडेट नहीं है, पीपल्स पार्टी तो नहीं है। प्रीमियरशिप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाएगी। और हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट यही था कि इस नायाल हुक्मरान से और बदजुबान हुक्मरान से, मैं ये कहूँगा कि इससे निजात हासिल हो। मैं इसलिए ये सवाल बुखारी साहब मैंने ये सवाल इसलिए किया कि पिछले 4 साल में जब भी वोटिंग का मरहला आया, ख़ास तौर पर बजट का बड़ा क्रूशल टाइम था, यानी अगर उस वक्त 172 इमरान खान को या पीटीआई को वोट ना मिलते वो उसके लिए, और अपोजिशन अगर अपने ही पूरे ले आती, तो मॉरली उनको शिकस्त हो जाती बजट के वक्त। लेकिन आप देखा कि बजट के वक्त भी ख़ुद जो शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन थे जब आए, तो उनको एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 150 वोट अपोजिशन को मिले थे, या पता नहीं उससे भी कम। यानी कई ऐसे मौके आए जिसमें कभी 22 MNA, कभी 26 MNA, कभी, यानी ये औसत रहा। खैर मैं संजरानी की तरफ भी नहीं जाऊंगा कि 64 खड़े हुए थे, एक तरफ वो ज़रा दूर की बात है, और आंखों के सामने ही 16 गायब हो गए। तो ये यानी आपकी, तो मैंने कहा ना कि पीटीआई के तरीन की तरफ जा रहे हैं, अलीम की तरफ जा रहे हैं, चौधरियों की तरफ जा रहे हैं, हमारे भाइयों की तरफ आ रहे हैं, हमारे जीडीए की तरफ जा रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान के बापों की तरफ जा रहे हैं। ये तो बार बार अपनी वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं, आपको तो पूरी हिस्ट्री पता है। ख़ुद इमरान खान की पार्टी में जो 51 MNA हैं वो दूसरी पार्टियों के हैं, और ये एक रिकॉर्ड रहा है। अगर आप, ये ठीक है आप लोगों को एक वक्त तक 16 MNA रह गए थे आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके किस तरह उधर चले गए थे मुशर्रफ के साथ। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ठीक है पीटीआई, अलीम खान, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन खुद नून लीग के अपने जो हैं अरकान वफादार रहेंगे। माजी की तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए बरेली साहब, आप बड़े सीनियर हैं, जर्नलिस्ट, इस शोबे से मुंसलिक हैं, 5 दहाइयों से ज़्यादा गालबन आपका इस शोबे से वास्ता है। पॉलिटिक्स में मुस्तकिल अलायंसेस ये दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती, परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज नहीं होते, और हालात वाक़यात के मुताबिक पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में चलती हैं। मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ तो बरेलवी साहब कि 77 में हमारे ख़िलाफ़ PN ने बड़ी हार्ड हिटिंग कैंपेन चलाई। उन्होंने एयर मार्शल असगर खान, मरहूम जनाब मुफ्ती महमूद साहब, अब्दुल वली खान साहब, ये सारे हमारे ख़िलाफ़ थे। फिर जब हमने MRD बनी, बेगम नज़रुल भुट्टो साहबा की सरकर्दा रहनुमाई में, और फिर आप देखें कि वो हम इकट्ठे चले ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़। बाद में भी ये प्रोसेस चलता रहता है। नहीं, फिर यही नहीं हुआ, फिर आप यानी वो भुट्टो साहब की फांसी के वक्त वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में शामिल हुए, यानी वो लोग अटक के पुल पे करा बिल्कुल। वो तो मतलब हिस्ट्री पे आगे भी और जाएंगे कि वो मुशर्रफ के साथ जो है जब बिल पास करने का मौका आया तो पूरी MMA चली गई थी उसको, आपको ये भी याद होगा। बिल्कुल, मैं देखे ना, मैंने यही कहा ना कि इस पॉलिटिक्स में ये जो मरूजी हालात होते हैं उसके मुताबिक फैसला होते हैं। अब आज हालात ऐसे हैं कि कौम इस नायाल हुकूमत की वजह से, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से बिलबिला उठी है। यकीन करें कि अब तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी वो बहुत ज़्यादा माली तौर पे परेशान है। गरीब आदमी तो परेशान है ही। अब हम समझते हैं कि अगर इस वक्त ये अपोजिशन अपना ये किरदार अदा न करती तो ये अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड आवाम में खो जाते, लूज़ कर जाते। तो पॉलिटिकल लीडरशिप वो दानिशमंदी से फैसला करती है जो पब्लिक की पल्स को देखे। आज पब्लिक की पल्स जो है ना इमरान खान के खिलाफ है, और वह महंगाई की वजह से खिलाफ है, बेरोज़गारी की वजह से खिलाफ है। फिर मैं बसर एहतराम ये कहूँगा बुखारी साहब के हुकूमतें जो है वो कभी आवाम सड़कों पे महंगाई, बेरोज़गारी, यानी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तो नामनाद निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली थी ना। वो पहली बार जो उनकी हुकूमत निकाली वो भी आपको इल्म है, 58(2)B के किस तरह से तहरीक एतमाद, फिर बाद में भी निकाली गई वो भी आपको इल्म है। तो हमारा देखिए हुकूमतें एक सॉरी टू से साजिशों के तहत निकाली जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट निकालती है, उसका अहम रोल है पाकिस्तान में। स्ट्रीट पावर और अवामी तहरीक को अहमियत नहीं उस तरह दी जाती। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी अगर तादाद गिनें, गिनती करें,
अपोजिशन की। अभी भी आप ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान को लोग टूट तोड़ कर आएंगे। वो लोग हैं जिनका ताल्लुक गरीब महंगाई से मुतासिर लोगों का नहीं है, उनका ताल्लुक अशराफियत से है। उनका वो लोग हैं जो बार बार वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं। उनकी को अगर आप पास की गुजर एक बार नहीं 4 बार नहीं, जो जिन पीटीआई के अगर 12, 14, 20 एमएनए आपको यकीन दिला रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि वो उनकी वफादारियाँ पार्टियाँ और नज़रिए से नहीं हैं। और आप किस तरह ट्रस्ट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पर पूरा कि वो न्यूट्रल रहेगा? बात यह है कि अभी हम बात ट्रस्ट की नहीं है कि हम उन पे एस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट करें। हम तो समझते हैं कि जो पैरामीटर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें सारे स्टेट ऑर्गन्स काम करते हैं। और अभी जो इनकी आप बात कर रहे हैं कि जी जिन पे हम टोटली बैंक कर रहे हैं पीटीआई के एमएनएस के, बरेलवी साहब आपको इल्म होना चाहिए कि बास पॉलिटिशियंस ऐसे भी इस मुल्क में बिल्कुल हैं जो पार्लियामान को प्रेफरेंस करते हैं, पार्लियामान में अपनी सीट्स को प्रेफरेंस करते हैं। और हम समझते हैं कि बहुत सारे पीटीआई के एमएनएस जो हैं वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर बड़ा ब्लीक है पीटीआई के साथ, को मुस्तकबिल पीटीआई का उनका नज़र नहीं आ रहा, आइंदा इंतखाबात में उनको इनकी कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे जिस प्लेटफॉर्म से उनको ये बात इंश्योर हो जाएगी कि उनका इलेक्शन बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा और उनकी कम बैक हो जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि पीटीआई के साथ रह के उस बोझ तले वो दबना नहीं चाहते इसलिए। और वो उनसे नाला इस वजह से कि उनको प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो वो नाराज़गियाँ तो हैं। और नाराज़गी की बुनियाद पर बंदा पार्टी छोड़ भी सकता है और छोड़ते भी हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे भी छोड़ते हैं। अच्छा बुखारी, एक और पहलू से अगर देखें, अगर एक और पहलू से देखें जो मैं बताता हूँ स्पेसिफिक है कि 23 मार्च की कॉल मौलाना साहब ने दी है, 28 मार्च सूरत काफ़ी कुछ उनके रजाकार पार्लियामानी लॉज में आ गए। एक वो वाली सूरत कहीं, मैं सॉरी टू से बहुत पुलों के नीचे से पानी नहीं खून बह चुका है, पीएनए वाली तो नहीं। क्या इस महादाराई से, इस तरह की कन्फ्रंटेशन से इस्लामाबाद में, अब तो खैर हम लोग भूल चुके हैं कि बूटों की पहले हम लोगों को चाप फ़ौरन सुनाई देने लगती थी, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन थर्ड फोर्स ये सूरत तो कुछ इस तरफ जा रही है, लोगों ने कुछ इस तरह की चेमीगोइयाँ कह लें, सरगोशियाँ होने लगी हैं। बुखारी साहब, रेलवी साहब, आप देखें कि जो पार्टी इन पावर होती है, गवर्नमेंट में होती है, वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स नहीं करती। फिर जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, जो उसके वज़रा और उसके कल जो फवाद चौधरी और साथ एक और बैठे हुए ने कहा, जो जिस तरह अंदाज़ गुफ्तगू है, ये ना तो उनके मनसब का ये तकाजा है, ना ही ये गवर्नमेंट में बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू। गवर्नमेंट में जो लोग बैठते हैं, हम खुद गवर्नमेंट में बैठे रहे तो हम तो टॉलरेंस और पेशेंस से बात करते थे, क्योंकि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है कि उसमें बर्दाश्त हो, टॉलरेंस हो, पेशेंस हो। ये तो गाली गलोच पे आ गए। और आप देखें हमारे माशरे में कमज़ोर गाली देता होता है, जो ताकतवर होता है वो गाली नहीं देता, वो उसका सद्देबाब करता है, जो उसको तरीका उसको पसंद आता है जिससे उसका सद्देबाब हो सके। हम समझते हैं इसका सद्देबाब ये था कि हम इसको पार्लियामान के ज़रिए शिकस्त दे के उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल दें। अगर उसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है 172 की, तो ये क्यों फवाद चौधरी उसके जो बाकी ये गाली गलोच ब्रिगेड है इस किस्म की गुफ्तगू करता है। ये टेंशन क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी तो फिर गवर्नमेंट की है। जो मौलाना ने कहा, तो मौलाना का तो 23 मार्च का जो मार्च था वो ऑलरेडी अनाउंस था, वो आज से कुछ 2 महीने पहले की उनकी अनाउंसमेंट है। उसको उन्होंने आगाज़ करना था पूरे मुल्क से इस्लामाबाद के लिए, तो वो तो अपने पुराने जो प्लान था, उनका जो प्रोग्राम था, उस पर चल रहे। ये यकायक ये फैसला कर रहे हैं और ये कहते हैं जी हम पार्लियामान के अंदर मेंबर, ये पार्लियामान की जो कारकर्दगी पे असरअंदाज होना चाहेंगे, उसको प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। और जब पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इस
आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, और फिर हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 को भी ज़रा पढ़ लें कि लेकिन हाँ, इसीलिए मैं आपसे अगर बुखारी साहब मैं कंक्लूडिंग आपसे पूछूं, आपको यानी अब ऐसे खतरात नज़र आने लगे हैं कि ये हुकूमत इतनी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा कर रही है, ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर रही है कि खुदा न करे कि इससे कोई तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाए, क्योंकि लोग कहते हैं इमरान खान ज़िद्दी आदमी हैं, मानेंगे नहीं, कप्तान की तरह वो उनका बिहेवियर है। देखिए जी, हम ये समझते हैं कि हम जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी लॉयल्टी रियासत के साथ होती है, उनकी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होती। दुरुस्त। आइन ये बात कहता है कि रियासती इदारे जो है वो रियासत के वफादार होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी टुवर्ड्स रियासत होती है, और हम समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी टुवर्ड्स रियासत जो है वो अदारे अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे। लेकिन माजी में आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब माजी से हमें आगे भी निकलना चाहिए। लगारी ऐसे तो नहीं आ गए थे, और पिछले भी इसाक खान ऐसे तो नहीं आ गए थे, और भी नवाज शरीफ को तो ऐसे तो नहीं हो गए थे। नहीं, अब देखें ना, बात सुने ना, हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करें तो अमेरिका में 1777 से ऑनवर्ड ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ ना, उससे पहले अमेरिका में क्या होता था, और ये बरतानिया में भी 1000 साल से पहले आप देख लें, तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू रहता है ना तो चीज़ें रिफाइन होती हैं, चीज़ों में रिफॉर्म्स आती हैं। ओके। जब सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर स्क्वायर वन पे सिस्टम चला जाए तो फिर उसमें कोई चीज़ों की इस्लाह नहीं हो सकती। लगता है बुखारी साहब बड़े को कंटिन्यू करना चाहिए। मोहतरम नैयर बुखारी साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि शुक्रिया बुखारी साहब के ये तरीके अदम एतमाद कामयाबी से होगी, और उनका ख्याल है कि बल्कि नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस पूरे जो गेम चेंज हो रहा है, ज़्यादा अहम किरदार काफ लीग का है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे काफ लीग के सीनियर रहनुमा से, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, तो सूरत हाल एक बार फिर यानी कोई 3.5 साल बाद बड़ी हंगामा खेज और बड़ी तेज़ी से महाजराई की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ सेनेटर कामिल अली आगा हैं, मुस्लिम लीग खाफ के सेनेटर और बड़े सीनियर रहनुमा पार्टी से, और उसामा कादरी रुकन कौमी असम्बली। उसामा कादरी भी MKM के, अगर मैं कहूँ कि उस दौर के बल्कि जो बड़े इब्तला से गुजरा उस वक्त से साथ हैं। मैं दोनों को खुशामदीद पे दे। ज़रा सेनेटर साहब, आपका यानी कोई अभी तक कुछ काफली का कुछ इबहाम सा लग रहा है। चौधरी कुछ कहते हैं, आपकी तरफ से कुछ और आता है, एक और MNA ये कहता है, इत्तेहादी भी हैं, बाकायदा आपने अभी तक अलहदगी भी इख्तियार नहीं की है सेनेटर। नहीं, अभी तक ब्रेडी साहब तमाम ऑप्शंस खुले हैं और मशावरत हो रही है, और तवत्तर के साथ हो रही है, दूसरी पार्टियों के साथ भी हो रही है, अपनी पार्टी के अंदर भी हो रही है। तो बस अब फैसला तो जल्दी हो जाएगा। सेनेटर, ये जो सूरत जो मैं कह रहा था कि बड़ी हंगामा खेज, बल्कि जिसे कहते हैं कन्फ्रंटेशन की तरफ, खासतौर 23 मार्च 28 मार्च की धमकियाँ इस नहज पर आ जाए सूरत हाल, तो फिर किसी तीसरी क़ुव्वत की तरफ, मादी में तो खैर फ़ौरन ही बूटों की चाप सुनाई देने लगती थी, क्या ऐसी सूरत हाल है और इसका जिम्मेदार कौन ज़्यादा है? जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके गलत फैसलों से बड़े हादसा हुए हैं। तो सबको होश के नाखून लेने चाहिए और बड़ी
जिम्मेदारी वाले फैसले करने चाहिए। इस किस्म के फैसले जो है जिनकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार फैले, जिसकी वजह से अमन अमान खराब हो और सिक्योरिटी का मसला पैदा हो, वो जवाब बन जाता है दूसरे अदारों का। यानी सुप्रीम कोर्ट भी सुबह वोटो ले सकती है, आईनी प्रोविजन मौजूद है कि वो ऐसे मौके पे वो फौज को कह सकती है कि वो आके जो है वो अमन अमान संभाले। तो वो तो जवाब बनाने वाली बात है, और इस किस्म की गलतियां करने से जवाब तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप देगी ना। अब तो आपको मेरी आवाज आ रही है उसामा? बिल्कुल मुजाहिद भाई, बिल्कुल आ रही है। कहीं कोई नहीं, पहले तो इस तरह का कोई सूरत हाल होती थी, लोग साजिश वाजिश ढूंढने लगते थे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो आपकी मुलाकातें शरीफों से समझ में आती हैं, जरदारी साहब से जो कुछ आपका विक्टिम रहे हैं बरसों पीपल्स पार्टी का, आपकी क़यादत के फैसले अपनी जगह, क्या आपके कारकुन कैडर और वो लोग जो विक्टिम रहे क्या एक्सेप्ट करेंगे कोई अलाइंस आपका पीर पार्टी से, शरीफ और साथ में जरदारी से, शरीफों से भी? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। मैं इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो मुल्की सूरत हाल है, इन दोनों सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए MQM ने वक्त से पहले ही सियासी जमातों से राबते शुरू किए थे, और उन राब्तों का मकसद ये था कि मुल्क पर आने वाली आफत और जो इस वक्त जो सूरत हाल रूनुमा हुई है उससे बचने के लिए और मजीद खराबी की तरफ जाने के बजाय कोई न कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि जमहूरी अमल पर कदगन न लग सके, और मुल्क की जो इस वक्त माशी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसमें जो है अहम रोल MQM और वो जमातें जो इस मुल्क के मुखलिसी के साथ जो है काम कर रही हैं वो अपना किरदार अदा करें। नहीं, आपने क्या फैसला, आपका फैसला कब आएगा ब्लैक एंड व्हाइट में? क्या कि आप इत्तेहाद, आप भी हुकूमत को छोड़ लें, वजारत छोड़ लें? देखिए, मैं पहले उस सवाल का जवाब दे दूं आपको कि ये जो है इस वक्त जो है हम PTI के इत्तेहादी कल भी थे, आज भी हैं, और हमारे कांधों पर तो आज हुकूमत कायम है। अगर हम आज अपना कांधे को हटा लें तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ यह है कि गुज़िश्ता ये जो अभी आपने इससे कब्ल शरीफों की और जरदारी साहब की बात की थी, तो हम तो बहुत ज्यादा दूध के जले हैं जो छाछ फूक फूक कर भी पी रहे हैं, क्योंकि इससे कब्ल भी जो है सिंध की अजीम रहनुमा को हमने जो है अपने कांधों पर बिठाकर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर भी पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद जो सितम ज़रीफ़ी और जुल्म इस शहर के साथ, कराची शहर के साथ और यहाँ पर लोगों के साथ किया गया, तो ये एक जो है एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो है नवाज शरीफ, नून लीग जो है वो इस वक्त अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा है और एक बड़ा किरदार है। इत्तेहादी जमातों में जो हुकूमत के साथ है उसमें चौधरी बिरादरान एक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं अपना, और इंतहाई मोहतरम है, मुतब्बिर हैं और सीनियर सियासतदान हैं। इसके अलावा जो और जो दीगर छोटी जमातें हैं जो इत्तेहाद के साथ शामिल हैं, MQM चाहती ये है कि हम सब मिलकर बैठकर मुशावरत। नहीं, मिलकर बैठने का तो वक्त चला गया, अब तो बहुत पोलराइजेशन है। खुली एक लिहाज से देखिए कामिल अली आगा काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं PTI के। आपकी तरफ से ऐसा तो नहीं किया गया, सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन क्या ख़ास तौर पर मैंने कहा पीपल्स पार्टी, अगर आपने फैसला कर लिया तो आपकी कारकुन, आपकी जो आप कह रहे हैं कि दूध का जला जो कुछ है उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला ज़रूर है, लेकिन अगर वो मफादात जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को तफवीज़ कर दिए हैं, उसके लिए अगर विफाक जो है 4.25 साल में कराची शहर के लिए, हमारे वोटर्स के लिए और कराची के शहरियों के लिए कुछ नहीं कर पाया, और उसने 18वीं तरमीम को जवाज़ बनाकर हमें जो है हमें ठेंगा दिखाया है, तो यकीनन फिर एक मर्तबा हमें यकीनन ये सोचना पड़ेगा कि 13-14 साल से एक मुतलकुल अन्नान हाकिमियत जो है वो सूबा सिंध पर चल रही है, तो कहीं हम जो है अपने लोगों के मफादात को इस सूरत हाल में
अपनी अनापरस्ती के चक्कर में हम इसको इससे सरफ नजर न कर जाएं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में उसामा काजवी आज ने बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया है दोनों पीपल्स पार्टी को, पीटीआई के अपने ताल्लुकात को, और मैंने जैसे कहा कि जहां काफली बल्कि उससे ज़्यादा जैसा कि वजह तौर पर उसामा कह रहे थे कि एमकेएम के पर ये हुकूमत एमकेएम की के फैसले पर ये हुकूमत गिरेगी या खड़ी रहेगी। और इस वक्त जबकि एक सियासी सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर संगीन हुई है, पूरा माहौल जो है तब्दील हुआ है सियासी। बहरहाल पाकिस्तान में माहौलियात पर एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और दीगर भी ज़िंदगी रवा दवा है, ऐसा नहीं है, और हमें उन पहलुओं को भी पेश नज़र रखना चाहिए। ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ यूनिलीवर के आमिर प्राचा साहब होंगे और जिनसे मालूम करेंगे कि कल जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है माहौलियत के हवाले से, उससे पाकिस्तान के क्या उसमें रोल अदा कर सकेगा, पाकिस्तान क्या हासिल कर सकेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद विल्डी आपको खुशामदीद कहता है। और किसी भी कौम के लिए मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल होता है। अगर माहौल परागंदा हो और वहाँ पर गंदगी के ढेरों से या जो चूल्हे जल रहे हैं या जो फैक्ट्रियों से धुआं उठ रहा है और जो माहौल को कसीफ बना रहा है, उससे पूरी कौम को नुकसान होता है। और तिजारत के एतबार से, सनत के एतबार से, कोई भी शोबा उठा लें, इस एतबार से 16 मार्च यानी कल होने वाली जो पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2020 बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसका एहतमाम ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर रही है। और हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे यूनिलीवर के CEO मोहतरम आमिर प्राचा साहब मौजूद हैं। प्राचा साहब, थैंक यू। मैंने कहा इस वक्त उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 हो रही है, इसके क्या मकासद हैं प्राचा साहब? इस पाकिस्तान जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2022 की, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो डेलीगेशन गई थी ग्लासगो COP26 का जो इवेंट था, वहाँ पे पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है जिसको हम NDCs कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और कमिटमेंट ये की है कि 2030 तक पाकिस्तान ने जो पोटेंशियल एमिशंस है उसको कट डाउन करना है बाय 50% और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर 60% के ऊपर लेकर जाना है। और क्लीन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका जो शेयर 30% के ऊपर लेकर जाना है। इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और जो प्राइवेट सेक्टर है उन तीनों को बिठा के एक डायलॉग ट्रिगर करें। और ये जो कमिटमेंट्स की हैं इसका जो आगे रोड मैप है कि अगले हमने 8 से 9 साल के अंदर किस तरह ये कमिटमेंट्स को ऑनर करना है, ये हम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट द डायलॉग। और ये सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद हम इस किस्म के डायलॉग करते रहेंगे। हम प्रॉपर KPI सेट करेंगे ताकि हम मेजर करें कि जो हमने डायलॉग की और जो कमिटमेंट की है, जो रोड मैप और एक्शन प्लान डाला है, उसके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये मेन रीज़न है टू होल्ड दिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अगर मैं प्राचा साहब आपसे ये मालूम करूं कि इसके स्टेक होल्डर यानी कौन जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मेन क्या कौन कौन हैं प्राचा साहब? सो ये ऑर्गेनाइज जो ओवरसीज चैम्बर है OICCI, इट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्लेटफॉर्म OICCI। और ये 207 कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एंड दीज आर द कंपनीज विच आर डूइंग द बिजनेस वेरी रिस्पॉन्सिबली इन पाकिस्तान। और इनका मैंडेट भी ये है कि जो काम करना है वो हमने प्लानेट रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। और बिजनेसेस तभी फ्लरिश करते हैं जब आपकी सोसाइटी फ्लरिश कर रही हो। बिजनेसेस कभी भी सोसाइटी के कॉस्ट के ऊपर या प्लैनेट के कॉस्ट के ऊपर नहीं फ्लरिश कर सकते। सो ये एक दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही है। बहुत कंट्रीज़ काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनी CO2 एमिशंस को कट कर लिया है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मूव कर गए हैं। तो ये OICCI का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ उस प्लेटफॉर्म से ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया है।
तो प्राचा फिर ये इसके साथ ये भी सवाल आएगा कि मसलन ये कुछ एक ख्याल पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, यानी इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए ग्रास रूट पर, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी प्राचा साहब? सो पीसीसी जो 2022 के अंदर हम 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट मैंने जैसा जिक्र किया है कि हम क्लाइमेट एक्सपर्ट्स लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर एकेडेमिया से भी लोग हैं और इसके अंदर हमारे पास ग्लोबल स्पीकर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलन जोब जो कि यूनिलीवर के सीईओ हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वो ग्लोबली उनको पता है कि किस तरह किन कंट्रीज़ ने क्या क्या काम किया हुआ है। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो ग्लोबल सीईओ हैं बिल विंटर्स, देन आइकिया के ग्लोबल सीईओ हैं येस्पर ब्रोडन और आलोक शर्मा जो कि COP26 के प्रेसिडेंट हैं, वो आके बताएंगे कि हमने जो आगे पाथ डालना है हमें वो गाइड करेंगे इसके ऊपर। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है इसके ऊपर कि हमने किस तरह कार्बन एमिशन को कट करना और किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मूव करना है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा कि हमने प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी किस तरह क्रिएट करनी है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो तकरीबन 50 मिलियन है, जिसमें से 8 से 10 शेयर प्लास्टिक का है। और एक स्टैटिस्टिक है कि अगर आज हमने प्लास्टिक को रोका नहीं तो ओशन के अंदर मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स एवरी ईयर जनरेट किए जाते हैं, जो कि 15% से ग्रो कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक की एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करें। चौथा सब्जेक्ट है पानी का फेयर यूजेज। पाकिस्तान का नाम जो है उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से उसकी हमारे पास स्टोरेज कम हो रही है और ये आगे जाके हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आज हमने उनको एड्रेस नहीं किया। और फाइनली हमने इन्वायरमेंटल KPIs एग्री करने हैं जिसके थ्रू हम ट्रैक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो हम कमिटमेंट करके आए उस पर क्या चल रही है। सो ये एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग है, इसके ऊपर डायलॉग है, इसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस हैं और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस जनरेटिंग प्लेटफॉर्म होगा फॉर द ऑडियंस। लेकिन एक प्राचा साहब मसला ये है ना, जो आप कह रहे थे कि 55,000 जो आप बैगों का जिक्र कर रहे थे, मसला ये कि जो जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं उनको तो अवेयरनेस नहीं है ना। तो ये जो हम जब ये कहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर बात करने की, तो बात करने की ज़रूरत उन लोगों तक है ना जो हम जिन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, जो शायद स्क्रीन ना देखते हों, जो शायद अखबार ना पढ़ते हों, जो ये कॉन्फ्रेंस सेमिनारों के जरिए पहुँचे हों। ये इसलिए यानी यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि पाकिस्तान के आम आदमी तक जिसकी ज़रूरत है उस तक कैसे पहुँचे प्राचा साहब? देखिए, अगर पाकिस्तान की आप देखें कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एमिशन इज़ वेरी स्मॉल, इट्स प्रैक्टिकली लेस देन 1%, मगर पाकिस्तान का नाम टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है जो कि इस माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मनफी असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। इस वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, जब क्लाइमेट को हम एड्रेस नहीं करेंगे और जो दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे फ्लैश फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इरिगेशन सिस्टम है वो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज पानी की इवेपोरेशन ज़्यादा होती है जब क्लाइमेट जब हीट ज़्यादा बढ़ रही होती है। इसी तरह ड्राउट्स ज़्यादा हो सकते हैं इसकी वजह से। इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी असरात हमारे अपने क्लाइमेट के ऊपर पड़ेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2010 के अंदर जब सैलाब आया था तो तकरीबन कोई 1600 लोग उसमें जाँ भाग हो गए थे। तो उसका लोगों की जानों के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जो लाइफ स्टॉक है उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी जो ज़राअत है उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह बहुत ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान इस इशू को बहुत ही सीरियसली एड्रेस करे और ये मकसद है। लेकिन प्राचा साहब, ऑन द लाइटर वे, आपको भी इल्म है कि जो ओवरऑल जो इस वक्त सियासी माहौल कितना गर्म है उस तरह मैं बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहरहाल मैं तो उससे मुतासिर हूँ। और फिर गवर्नमेंट की उस वक्त जब कोई कन्फ्रंटेशन हो तो प्रायोरिटी बदलती रहती हैं। लेकिन आप समझते हैं कि बहरहाल मौजूदा हुकूमत जो है, या पास की हुकूमत को मैं शामिल कर लूँ, इसको सीरियसली संजीदगी से देखती है और इसके लिए जो स्टेप उठा रहे हैं किस हद तक वो मौसर आप कहेंगे उसे प्राचा साहब?
सो देखिए, मैं कहूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी एक्टिवली इसके ऊपर फोकस कर रही है। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिलियन ट्री सुनामी की अनाउंसमेंट की थी, और जो अच्छी खुशाइन बात यह है कि अब तक 450 मिलियन ट्रीज़ लग चुके हैं, और टारगेट ये गवर्नमेंट का कि अगले 4 महीने के अंदर जून 30 तक बाकी जो 500 ट्रीज़ हैं वो लगा दिए जाएँ। ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया, और खाली अनाउंसमेंट नहीं थी बल्कि उसका एक्चुअल इन रियलिटी ऑपरेशन ऑन ग्राउंड हो रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने बहुत अच्छे इसके ऊपर एक्शंस लिए हुए हैं। डॉक्टर रज़ा वाकिर ने बहुत अच्छे कंसेशनरी स्कीम्स रन किए हुए हैं कंपनीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी, कि आप आके कंसेशनरी स्कीम लें और अपनी जो ग्रिड की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करें सोलर के ऊपर। यूनिलीवर ने खुद इसका फ़ायदा उठाया है 2 साल पहले, और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में से काफ़ी एक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट बहुत हमारे साथ एक्टिवली इस पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी पार्टनर है, और उनकी काफ़ी सपोर्ट है। और जो SDPI है जहाँ पे आबिद सलेरी साहब हैं और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट से मलिक अमीन असलम साहब हैं, उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत एक्टिवली ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने को जा रही है, जहाँ पे हर कोई अपना रोल प्ले करेगा। प्राइवेट ने भी रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट ने भी रोल प्ले करना है, और पब्लिक ने भी बेसिकली इस चीज़ को समझना है कि आज अगर उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाना है तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली क्लाइमेट की तरफ एक्ट करना पड़ेगा। प्रैटर, आपको इल्म है कि अभी वैसे ये ग्लासगो 2026 में काफ़ी साल रहते हैं, नहीं तो क्या मसलन ये तो ठीक है, आज ये कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम ये जो आप आगे बढ़ेंगे इस पे, इसको कंटिन्यू रखेंगे? और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ स्क्रीनों तक या एकेडमिक तक या गवर्नमेंट लेवल पे महदूद ना हो, बल्कि जैसे आप खुद कहते हैं कि हाँ, माहौलियात के एतबार से आम आदमी पाकिस्तान का जो है वो एक तो आगा ही नहीं और उससे मुतासर भी हो रहा है, उसका रोल भी कम नज़र आता है। तो ये कितनी अहमियत की हामिल होगी वो कि जैसे मैंने कहा अभी इसमें कोई 4-1 साल शायद रहते हैं प्राचा साहब? जिससे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो COP26 है, जहाँ पे जो पाकिस्तान डेलीगेशन गया हुआ था, वहाँ पे कमिटमेंट की हुई हैं, और कमिटमेंट्स हमने यही की हैं कि हमने 50% से पोटेंशियल एमिशंस को कट करना है, हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को 60% लेकर जाना है थ्रू अ कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर, हाइड्रो एंड विंड। और तीसरी बात हमने जो की थी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 30% हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर अपनी गाड़ियों को मूव करना है। तो ये कमिटमेंट करके आए हैं, और मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट कर भी रहे हैं, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ बहुत एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे लर्निंग भी लेकर आ रही है कि उन लोगों ने किस तरह किया है और हम लोग किस तरह कर सकते हैं और क्या हम सीख सकते हैं उन कंट्रीज से। सो इट्स अ गुड फोरम, एंड आई थिंक सो ये फोरम जो एक्टिविटीज़ कर रहा है ये ग्लोबली क्लाइमेट के लिए बहुत खुशाइन होंगे। अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछूं कि पाकिस्तान को किन खतरात का सामना, बहुत संगीन खतरात का इस माहौलियात से? मैं जिक्र कर चुका हूँ कि रिस्क सबसे बड़ा तो ये है कि अगर हम आज इसको, हम ज़राई मुल्क हैं या, और जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब इमिशन ज़्यादा होती है तो जो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा होती है, फ्लैश फ्लडिंग ज़्यादा होती है, अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ड्राउट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका जो पूरा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो सकता है। तो इसके बहुत से मनफी असरात हैं, लाइफ स्टॉक इम्पैक्ट होती हैं, लोगों की जानें इम्पैक्ट होती हैं। तो ये इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो कि प्राइवेट सेक्टर है वो मिल के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। प्रसाद साहब, यानी मैं सॉरी टू से मैं आपको कह तो नहीं सकता, लेकिन ये तो है ना कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी तो प्रायोरिटीज़ में ये होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मसाइल होते हैं। इसलिए मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट लेवल पे, सरकारी लेवल पर, और ऐसे अगर मैं 1-2 पूछूं आपसे, कौन से पॉजिटिव स्टेप उठा रही है?
देखिए अभी बहुत शुरुआत है, अभी कोई बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं लिए गए, मगर मेरे ख्याल में जो बिलियन ट्री सुनामी का जो अनाउंसमेंट थी और उसके बाद जो उसके ऊपर काम किया गया, ये बहुत अच्छा एक्शन है। स्टेट बैंक के जो कंसेशनरी स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छा एक्शन है। काफ़ी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि विंड मिल्स लगा रही हैं, तो मेरे ख्याल में पॉकेट्स के अंदर काम हो रहा है, काम शुरू हो गया है। क्या ये बहुत ज़्यादा हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में इसको और भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। क्या इसकी स्पीड सही है? नहीं, इसको और भी ज़्यादा हमें स्पीड से करने की ज़रूरत है। मगर अच्छी बात यह है कि लोगों के अंदर इस चीज़ का शऊर पैदा होना शुरू हो गया है कि क्लाइमेट जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसके मनफी असरात को हमें एड्रेस करना होगा, और अगर हमें एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं आने वाले दिनों में। शुक्रिया प्राचा साहब। जैसे कि प्राचा साहब बता रहे थे कि कल होने वाली कॉन्फ्रेंस जो है, जो ओवरसीज़ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रही है, बड़ी पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल है। और आपको इल्म है कि अगर माहौल में कसाफत हो और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान जिसका पार्ट है, वो सबसे बड़ा मसला होता है। हुकूमतों की तरजीहात कम होती हैं, लेकिन बहरहाल जैसा जिक्र करे थे बार बार प्राचा साहब के जो ये जो ट्री यानी दरख्त लगाए जा रहे हैं जो बहुत बुनियाद अदा करते हैं माहौल को चेंज करने में, ये एक पॉजिटिव साइन है। उम्मीद है कि जो कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा कि 16 मार्च को हो रही है, इसके मस्बत असर निकलेंगे। और उससे भी ज़्यादा ये कि उसके उन लोगों तक, आम लोगों तक, यानी पाकिस्तान की 80% आवाम तक इसके समरात पहुँचेंगे जो सबसे ज़्यादा इस कसीफ माहौल से मुतासर होते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।